हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रीति अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी रह रही थी, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट के चलते प्रीति के पति की डेथ हो जाती है और उसका पूरा घर मातम में हो जाता है। लेकिन प्रीति अपने पति के जाने के बाद भी अपने परिवार का साथ देती है और उन सबको इस गम से निकालने की बहुत कोशिश करती है। उसके पति के जाने के बाद प्रीति की जिंदगी के सारे रंग मानो बिल्कुल बेरंग से हो गए थे। प्रीति अपने घर में सिर्फ सफेद साड़ी ही पहना करती। एक दिन प्रीति घर का काम कर रही थी और घर का काम करते हुए उसकी साड़ी पर दाग लग जाता है। बहुत धोने के बाद भी वो साड़ी का दाग साफ नहीं होता। तभी प्रीति अपनी सास मालती के पास जाकर कहती है, माँ जी, मैं क्या किसी और रंग की साड़ी नहीं पहन सकती हूँ? सफेद साड़ी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और इस पर लगा दाग छूटता भी नहीं है। हाँ, मेरे बेटे को तो खा ही गई है। अब उसके जाने के बाद तुझे जलवे दिखाने हैं क्या, जो रंग बिरंगे कपड़े पहनेगी? यही पहना कर। विधवा औरतों को सफेद रंग ही पहनना चाहिए। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है। आप हमेशा मुझे ही कोसती रहती हो। आपको जितना दुख है उनके जाने का, उतना मुझे भी है। आखिर वो मेरे पति थे। हाँ, पति था तभी तो उसे खा गई। तुझे मैं मना करती थी ना कि सुहागन औरतों को काली साड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, लेकिन तू मेरी बात कभी नहीं सुनती थी। देख अब क्या हो गया, आज मेरा बेटा हमारे साथ नहीं है। तुझे थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? माँ जी, मेरी काली साड़ी पहनने से उनके जाने का क्या संबंध है? आप थोड़ा तो मेरे बारे में भी सोच लिया करो। आखिर मैं भी तो आपकी बहू ही हूँ ना। भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। आते ही मेरे बेटे को खा गई। ठीक है, आपको जितना कोसना है कोस लो, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। तुझे काली साड़ी पहनने का बहुत शौक है ना? जा अब काली साड़ी ही पहन। अब क्या हो जाएगा, मेरा बेटा तो गया ना। हाँ जी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब काली साड़ी पहन सकती हूँ ना? उसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं है ना माँ जी? नहीं, विधवा औरत सफेद या काली साड़ी ही पहनती है। तू भी पहन ले काली साड़ी। प्रीति की सास उसे हमेशा ताने देती रहती, लेकिन प्रीति अपनी सास की किसी भी बात का बुरा ना मानकर उसका ख्याल रखती। अब मालती के कहने पर प्रीति काफी सारी काली साड़ियाँ लेकर आती है, लेकिन वो साड़ियाँ सादी नहीं थी, थोड़ी डिजाइनर थी। और जब वो नेट की साड़ी पहन कर आती है तो उसे देखकर मालती गुस्से में कहती है, ये क्या है? तुझे मैंने काली साड़ी पहनने को बोला था और तू ये क्या पहन कर आ गई? माँ जी, काली साड़ी ही तो है, आपसे ही तो पूछा था, भूल गए क्या आप? आपने बोला था कि मैं काली साड़ी पहन सकती हूँ। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैंने ही बोला था काली साड़ी पहनने को, लेकिन ये तो नहीं बोला था कि नेट वाली पहन कर आएगी। तुझे ज्यादा मजा आ रहा है क्या सज धज कर आने में? माँ जी, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। तू ये बता, इतना तैयार क्यों हुई है? माँ जी, आपसे पूछकर ही तो पहनी है मैंने ये, और अब आप ही बोल रही हो। अरे करम जली, मैंने बोला था काली साड़ी पहन ले, लेकिन तू तो ये नेट वाली साड़ी पहनकर तैयार हो गई पूरी की पूरी। मालती नेहा को सुना ही रही थी कि इतने में मालती की पड़ोसन सुमन वहाँ आती है और नेहा को ऐसे देखकर बोलती है, अरे प्रणाम बहन जी, ई का है? तुम्हारी बहू तो बहुत ही मॉडर्न है। पति को गए हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ, अपने असली रंग दिखाने लग रही है। कुछ समझाओ तुम अपनी बहू को। अब क्या करूं मैं? इसको इतना समझा लिया, लेकिन इसके कोई बात समझ आए तो ना ही इसे पति के जाने का गम है और ना ही हमारी इज्जत की फिक्र है। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी बहू के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, वरना ऐसे कौन करता है? बस करो आंटी आप, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहोगी। और मैंने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया काली साड़ी पहनकर? विधवा हूँ तो क्या मुझे कुछ पहनने का हक नहीं है? ये कैसे बात कर रही है बहू? तुझसे बड़ी है ये, चल माफी मांग। माफी तो मैं मांग लूंगी, लेकिन अब तो काली साड़ी ही पहना करूंगी, क्योंकि मैं कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन आपको नहीं दिखेगा। देखा, मैं भी यही बोल रही थी, कहीं तेरी बहू को कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? हरकतें तो ऐसी ही हैं, अब चक्कर चल रहा है या नहीं ये तो इसे ही पता होगा। दोनों की बात को अनसुना करके वहाँ से प्रीति चली जाती है और अपना काम करने लगती है। प्रीति अब किसी के भी रोकने से काली साड़ी पहनना बंद नहीं करती, बल्कि अब वो रोज रोज काली साड़ी पहनने लगी थी। एक दिन प्रीति काली साड़ी पहनकर बाजार गई थी और वहाँ उसे दीपक नाम का लड़का मिलता है। दीपक प्रीति को देखकर कहता है, मैडम, आप इतना सारा सामान अकेले कैसे उठा पाओगी? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपकी मदद कर दूं।
नहीं भैया, थैंक यू, लेकिन मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आप मुझे भैया बोल रही हो और मदद लेने से भी मना कर रही हो, ये तो गलत बात है। लाइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। वैसे भी आपके ही मोहल्ले में रहता हूँ, आप चिंता मत करो। ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं तो चलिए, लेकिन मेरे हाथ की चाय भी पीनी पड़ेगी आपको। जी बिल्कुल, आपको कैसे मना कर सकता हूँ मैं। दीपक और प्रीति दोनों साथ घर आने लगते हैं और उन्हें साथ में सुमन देख लेती है और उन्हें साथ में देखकर वो तुरंत मालती के पास जाकर कहती है, अभी मैंने तुम्हारी बहू को मोहल्ले के एक लड़के के साथ आते हुए देखा। मैं बोल रही हूँ मालती, वो पक्का तैयार होकर उसके साथ ही जाती होगी। अभी भी समय है मालती, रोक लो अपनी बहू को, वरना वो हाथ से निकल जाएगी और तुम देखती रह जाओगी। आने दो उसे, देखती हूँ मैं कि काली साड़ी पहनकर खुद को हीरोइन समझने लगी है ना, अब अकल ठिकाने लगाती हूँ उसकी। और नहीं तो क्या, उस दिन तो तुम्हारी बहू बहुत बोल रही थी कि हम गलत सोचे, लेकिन अब क्या वो सही कर रही है? सुमन की बात सुनकर मालती को बहुत गुस्सा आता है और प्रीति के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही प्रीति दीपक के साथ घर में आती है, दोनों को साथ में देखकर मालती गुस्से में बोलने लगती है, करम जली, दिखा दिया ना तूने। वैसे तो बड़ी सती सावित्री बनती रहती है और अब पति के जाने के बाद ऐसे काली साड़ी पहनकर लड़कों पर डोरे डालते हुए शर्म नहीं आती तुझे? और तू क्या कर रहा है इसके साथ? चल निकल यहाँ से। आंटी आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो इतना सारा सामान अकेले ही उठा रही थी, इसीलिए मैं इनके साथ आ गया। हाँ माँ जी, दीपक सही बोल रहे हैं, ये तो बस मेरी मदद ही कर रहे थे और मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आप मुझ पर विश्वास रखो। तेरी सारी काली करतूतें मुझे पता है। तू ये जो काली साड़ी पहनकर लड़कों के साथ हंस हंस कर बात कर रही है ना, सब समझ आता है मुझे। आंटी आप पहले शांत हो जाइए और हमारी बात तो सुनिए। तू अभी भी यहीं खड़ा है, चल निकल मेरे घर से। मालती दीपक को अपने घर से निकाल ही रही थी कि इतने में मालती की बेटी दिव्या वहाँ आती है और वहाँ आकर ये सब कुछ होता देखकर सबके सामने कहती है, माँ आप ये क्या कर रही हो? आपको तो भाभी का दुख समझना चाहिए और आप भी लोगों की बातों में आकर भाभी को ही कोस रही हो। बहन जी, आंटी को पता नहीं क्या गलतफहमी हो रखी है। प्रीति तो मेरी बहन जैसी है, हमारे ही मोहल्ले में रहती है, तो बस ये सोचकर मैंने इनकी मदद कर दी और आंटी पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं हम दोनों को। बेटा तू नहीं जानती है तेरी भाभी को काली साड़ी पहनकर क्या गुल खिला रही है ये, तुझे नहीं पता अभी। माँ मुझे पता है, भाभी ने मुझे पहले ही सब बता दिया था। भाभी की क्या गलती है? भाभी की काली साड़ी को लेकर तुम इतना क्यों सुनाती रहती हो भाभी को? भैया चले गए हैं तो क्या अब भाभी भी जीना छोड़ दे? बेटा मैं तो माँ भाभी तो बहुत पहले ही आगे बढ़ जाती, लेकिन वो तो आपका सोचकर यहाँ आपके साथ है, वरना उनकी उम्र ही क्या है और आप उन्हें काली साड़ी पहनने के लिए भी इतना सुनाती हो। और अगर कभी ऐसा मेरे साथ हो जाता तो आप यही करती? तू ये कैसी बातें कर रही है मेरी बच्ची? आपकी बच्ची हूँ इसलिए इतना सोच रही हो, लेकिन भाभी का कभी सोचा है आपने? बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब तुझे जो रंग के कपड़े पहनने हैं पहन ले। अब मैं तेरे साथ हूँ, कभी नहीं रोकूंगी तुझे। मालती को अपनी गलती समझ में आती है, तभी वो प्रीति से माफी मांगती है। उसके बाद कभी वो प्रीति को काले या किसी और रंग के कपड़े पहनने पर उसे ताने नहीं मारती और उसके साथ खुशी खुशी रहती है। मोहिनी और अभी लेट नाइट न्यू ईयर पार्टी से घर आ रहे होते हैं। क्लब से निकलकर दोनों चलते चलते काफी दूर आ जाते हैं। तभी मोहिनी बोलती है, अभी इस साल तुम क्या नया करोगे? कोई नई ख्वाहिश है तुम्हारी इस नए साल पर? ख्वाहिश एक है ख्वाहिश। क्या? बताओ मुझे। यही कि बस इस साल तुम मेरी वाइफ बन जाओ, पिछले साल की तरह गर्लफ्रेंड ना रह जाओ बस। ओहो अच्छा जी। तुम क्या नया चाहती हो जान, तुम बताओ। मेरी तो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, पर सारी नई हैं। जो पूरी नहीं हुई वो बीते साल के साथ वहीं खत्म हो गई। नया साल और नई ख्वाहिशें हैं। ओहो, तो उन ख्वाहिशों की लिस्ट में मेरा नाम तो है ना? हाँ हाँ, तुम सबसे टॉप पर हो। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर कैब बुक करके घर आ जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन मोहिनी अभी को कॉल करके अपने घर बुलाती है। अभी रेडी होकर मोहिनी के घर आता है तो देखता है कि मोहिनी ने खाने की टेबल पर ढेर सारी खाने की डिश रखी है, जिसे देखकर अभी बोलता है, मोहिनी ये सब क्या है? मैंने कहा था ना, नया साल है, नई ख्वाहिशें हैं, तो सोचा शुरुआत खाने से कर दूं।
ये सारा खाना आज पहली बार मैंने खुद बनाया है, बिना किसी की हेल्प के। खाकर बताओ कैसा बना है। अरे वाह, क्या बात है, जरूर खाऊंगा। इतना कहकर अभी जल्दी से टेबल पर रखी हुई डिशेस को चेक करता है और बोलता है, अरे वाह यार मोहिनी, बहुत ही गजब का स्वाद है, मजा ही आ गया खा के। सच में अच्छा बना है ना? मेरा दिल रखने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं, सच में बेहतरीन बना है। इसके बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। तभी मोहिनी बोलती है, अभी मुझे ना बंगी जंपिंग करनी है। क्या? पर तुम्हें तो ऊंचाई से डर लगता है ना? पर इस साल मैं अपने डर को टाटा बाय बाय करना चाहती हूँ। ओके ओके, जैसा तुम चाहो। बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुम खुद अपने डर को भगाना चाहती हो। चलो फिर जल्दी से टिकट बुक करो, हम घूमने जाएंगे और बंगी जंपिंग करेंगे। ठीक है जान। खाना खत्म करने के बाद अभी अपने घर जाता है और फिर एक अच्छे से हिल स्टेशन की टिकट को बुक करता है, जिसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। अभी मोहिनी दोनों मिलकर कैंपिंग करते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जिसके बाद वो बंजी जंपिंग करते हैं और एक हफ्ता घूम फिर कर दोनों घर वापस जाते हैं और वापस से अपने कामों में मगन हो जाते हैं। ऐसे ही एक शाम मोहिनी की दोस्त नीलम उसके घर आकर बोलती है, हेलो मोहिनी, कैसी है? मैं बढ़िया हूँ, तू बता। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बस खुश हूँ अपनी लाइफ में अभी के साथ। ओहो, तुम दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हो? सही है। हाँ यार, तू बता तेरा बॉयफ्रेंड कैसा है? मैं तो हर साल नया बॉयफ्रेंड बनाती हूँ और इस साल वाला भी बढ़िया है। यार गलत है ऐसा करना। अरे क्या गलत है? लड़के दो दो बंदियाँ लेके घूम सकते हैं तो हम क्यों नहीं बदल सकते? और वैसे भी घाट घाट का पानी पीकर ही पता चलता है कि क्या सही है हमारे लिए। क्या पता हमें जो मिला है हमें उससे भी बेहतर मिल सकता है। ये तो है यार। बस फिर क्या, अच्छा या बुरा क्या? और तू सुना, नया साल नया माल क्या है? मैं तो कहती हूँ तू भी साइड बाय साइड एक दो लड़कों से बात करती रह, क्या पता अभी से भी कोई बेहतर मिल जाए तुझे। ऐसे ही दोनों सहेलियां काफी देर तक बातें करती है, जिसके बाद नीलम अपने घर चली जाती है। नीलम की कही बातें मोहिनी के दिमाग में घूमने लगती है और वो खुद से बोलती है, वैसे देखा जाए तो नीलम गलत नहीं कह रही। मैंने अभी के बाद किसी को देखा नहीं, किसी से बात नहीं की, बस उसी तक सिमट कर रह गई। शायद एक बार उससे हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहिए मुझे। और वैसे भी नया साल है, नई ख्वाहिशें हैं, बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी पर दोस्ती करने में क्या जाता है। ये सब सोचकर मोहिनी मन ही मन खुश हो रही होती है। अपनी इस नए साल की नई ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाती है और कुछ दिनों बाद उसके पास एक युग नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और उसकी डिस्प्ले पिक को देखकर मोहिनी बोलती है, लड़का तो अच्छा लग रहा है, चलो एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को। इतना कहकर मोहिनी युग की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और तभी उसके पास युग का मैसेज आता है, हेलो ब्यूटीफुल। हेलो, हाउ यू नो दैट आई एम ब्यूटीफुल? अरे ब्यूटीफुल हो तभी तो डीपी नहीं लगी है, कहीं नजर न लग जाए। ओ मतलब कुछ भी। और बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी मस्त हूँ और वेला भी हूँ और आपको परेशान भी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। यानी मैं खुश कर रहा हूँ आपको। जी मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो आपने वैसा भी तो नहीं कहा ना? अरे आप कितना बोलते हो। क्योंकि आप मेरी इतनी सुनती हो ना, आपको भी तो अच्छा लगता हूँ ना मैं, क्यों? ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों की रात भर लंबी बातें शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी खुद से बोलती है, ये मेरी नए साल की ख्वाहिशें भी कितनी हसीन है। यू कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। कितना थोड़ा वक्त हुआ है हम दोनों को बात किए हुए, पर ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। नया साल नया बॉयफ्रेंड, बढ़िया है। जहाँ एक तरफ मोहिनी युग के साथ बिजी होती है तो वहीं अभी अपनी और मोहिनी की शादी के सपने देखने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो मोहिनी को लेकर मॉल में शॉपिंग करवाने जाता है,
जहां अभी को एक बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा पसंद आता है और वो बोलता है, मोहिनी, मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से ये लहंगा पहनकर हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। सच कहूँ मोहिनी, तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी को ना तो जानना चाहा और ना ही समझना, और मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। अभी ऐसे ही बातें करता जाता है और उसकी बातें सुनकर मोहिनी मन ही मन में सोचती है, उफ, कितना पका रहा है अभी मुझे। हमेशा यही घिसी पिटी बातें सुनाकर बोर कर देता है। एक वक्त पर बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन बार बार नहीं। युग से बात करती हूँ। इतना सोचकर मोहिनी वॉशरूम का बहाना बनाकर अभी के पास से चली जाती है और बाथरूम में जाकर युग से बातें करने लगती है। और कुछ ही देर बाद अभी के पास वापस आती है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। पर मोहिनी की नए साल की ये नई ख्वाहिश युग के साथ साथ मोहिनी को और भी लड़कों के करीब ले आती है और अब मोहिनी उनसे भी मिलने लगती है। कभी वो किसी के साथ घूमती तो कभी किसी से महंगे तोहफे लेती। ऐसे ही एक दिन युग मोहिनी को एक कैफे में बुलाता है। कुछ ही देर में मोहिनी वहाँ आती है और युग बोलता है, मोहिनी, आज मैं तुम्हें अपने बहुत खास इंसान से मिलवाने लाया हूँ। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा सब कुछ। अभी तभी वहाँ पहले से ही मौजूद अभी जैसे ही पलटकर मोहिनी को देखता है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं और युग बोलता है, अभी ये मेरी जीएफ है, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे नए साल की पहली और जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश बस यही है। इससे पहले कि मोहिनी कुछ बोलती, अभी बोलता है, बहुत अच्छी और समझदार लड़की लगती है। तुम दोनों हमेशा साथ रहना, मैं यही चाहता हूँ। इतना कहकर अभी वहाँ से चला जाता है। पर मोहिनी अपने ही नजरों में गिर जाती है। वो ना तो युग को सच बता पाती है और ना ही अभी से माफी मांग पाती है। कुछ समय बाद युग भी उसे धोखा देकर छोड़ देता है और मोहिनी को अभी की याद सताती है। पर अब वो उसे छोड़कर जा चुका था, जिसके बाद मोहिनी को ये एहसास होता है कि साल चाहे कितने भी आए, कितने भी जाएं, रिश्ता और प्यार कभी नहीं बदलना चाहिए। नए साल की नई ख्वाहिशों में धोखा नहीं, प्यार होना चाहिए। सोनिया की शादी पवन से बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। एक अच्छी बहू की तरह सोनिया ने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को संभाल के रखा था। उसकी सास शीना उसकी खूब तारीफ किया करती थी। ऐसे ही एक रात सोनिया अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी शीना बोलती है, बहू, सच कहूँ बड़ा सुकून है तेरे हाथों में। पिछले जन्म में जरूर मैंने मोती दान किए होंगे जो तेरे जैसी बहू मिली। अरे माँ जी, मोती तो मैंने दान किए होंगे जो आप जैसी सास मिली है, जो मुझे मेरी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करती है। चल बहू, बहुत सेवा हो गई, अब तू भी आराम कर ले। सारा दिन काम करती रहती है, थक गई होगी। अपनी सास की बात सुनकर सोनिया वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर पवन को कॉल करती है और बोलती है, सुनिए जी, अब कहाँ हैं? कब तक आएंगे? रात के 10 बज गए हैं। अरे यार, एक जरूरी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, 12 बजे तक ही आ पाऊंगा। और हाँ, खाना मैं घर आकर ही खाऊंगा, यहाँ कैंटीन बंद हो गई है। इतना कहकर पवन कॉल रख देता है और सोनिया खुद से बोलती है, अभी तो इनको आने में 2 घंटे बाकी हैं। तब तक मैं क्या करूँ? हाँ, टीवी देख लेती हूँ, कोई बढ़िया सी हॉरर मूवी लगा लेती हूँ। इतना सोचकर सोनिया टीवी ऑन करती है और मूवी देखना शुरू कर देती है। और जैसे ही मूवी में डरावना सीन आता है, वो डर के मारे अपने नाखून चबाने लगती है और डरते हुए बोलती है, वाव, इन नाखूनों का टेस्ट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं मैं डरी हूँ शायद इसलिए, या फिर मेरे नाखून ही यम्मी हैं। तभी घर की बेल बजती है और पवन आ जाता है और सोनिया टीवी को बंद करके उसके लिए खाना बनाने लगती है। पवन फ्रेश होकर खाना खाता है और फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। कुछ वक्त यूं ही बीतता है। ऐसे ही एक दिन सोनिया रसोई में खाना बना रही होती है और दाल बनाने के बाद उसे खाकर नमक मिर्च चेक करती है और खुद से बोलती है, ओ नो,
ये क्या, नमक ज्यादा हो गया। सासू माँ तो मुझे सुना सुना कर पागल कर देंगी क्योंकि उनका बीपी हाई रहता है। इस दाल को खाकर तो वो मेरा भी बीपी हाई कर देंगी। टेंशन में आकर सोनिया फिर से अपने नाखूनों को खाने लगती है और देखते ही देखते वो चूहे की तरह अपने दोनों हाथों के नाखूनों को कुतर देती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो आटे की लोई बनाकर दाल में डाल देती है और कुछ ही मिनटों बाद उसे निकाल लेती है, जिसके बाद वो फिर से सब्जी का नमक चेक करती है और इस बार नमक बराबर था, जिसके बाद वो सभी के लिए खाना टेबल पर लगाती है। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं और तभी शीना बोलती है, बहू जरा वो दाल का भगोना देना। जी माँ जी, अभी देती हूँ। जैसे ही सोनिया अपनी सास को दाल का भगोना देती है, तभी शीना की नजर सोनिया के हाथों के नाखूनों पर जाती है और वो बोलती है, अरे बहू, ये तेरे हाथों को क्या हो गया? इतने गहरे नाखून क्यों काटे हैं तूने, और वो भी टेढ़े मेढ़े? वो माँ जी कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ ज्यादा बड़े हो गए थे ना नाखून। अब माँ जी को क्या कहूँ कि मैं खुद ही पागलों की तरह अपने नाखून खा गई। माँ जी आप खाना खाओ ना, नाखून बाद में देख लेना। सोनिया की बात सुनकर शीना वापस से खाना खाने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सोनिया को नाखून खाने की आदत पड़ जाती है। अब जब भी वो कोई टेंशन में होती या फिर किसी भी बात से घबरा जाती, तभी वो अपने नाखूनों को कुतरना शुरू कर देती। ऐसे ही एक शाम पवन सोनिया को घुमाने के लिए ले जाता है। दोनों मॉल में शॉपिंग करते हैं और लिफ्ट से नीचे आ रहे होते हैं। तभी लिफ्ट की लाइट अचानक ही झिलमिल करने लगती है और एकदम से लिफ्ट रुक जाती है, जिसके बाद सोनिया घबरा जाती है और घबराकर बोलती है, पवन जी ये क्या हो गया? अब हम घर कैसे जाएंगे, बाहर कैसे निकलेंगे? क्या हम यहीं बंद रह जाएंगे? अब हमारी डेड बॉडी बाहर निकलेगी। भगवान मेरी माँ जी का ख्याल रखना। अरे अरे सोनिया रिलैक्स, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? अभी चल पड़ेगी लिफ्ट, कभी कभी रुक जाती है, कोई टेक्निकल इशू हो गया होगा, घबराओ मत। प्लीज प्लीज जल्दी चलाओ इसे, नहीं तो मैं बिना टिकट के ऊपर पहुंच जाऊंगी। पवन बस बस जान, अभी चल जाएगी, रिलैक्स हो जाओ तुम, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पवन की बात सुनकर सोनिया चुप तो हो जाती है, पर वो अपने नाखूनों को खाना शुरू कर देती है। पवन कुछ ही मिनट में लाइट सोनिया से झिलमिल करना बंद कर देती है, पर वो और लिफ्ट चलने लगती है। और जैसे ही पवन की नजर सोनिया पर जाती है, तो उसे नाखूनों को खाता देखकर वो बोलता है, सोनिया ये क्या कर रही हो तुम? वो कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाथ दिखाना जरा मुझे। ये लो। जिसके बाद लिफ्ट रुक जाती है और दोनों बाहर आते हैं। तभी पवन सोनिया से बोलता है, सोनिया क्या है ये सब? हाल देखो अपने नाखूनों का, क्या हालत कर लिया तुमने इसे खा खा कर। तुम जानती भी हो कितना हार्मफुल है ये, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? पवन जी वो जब भी मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ या घबरा जाती हूँ तो मैं अपने नाखून खाने लगती हूँ। मैं जानबूझकर नहीं करती, पता नहीं क्यों मेरे हाथ सीधा मेरे मुंह में चले जाते हैं और मेरे दांत मेरे नाखूनों को काटना, खाना और उनका पोस्टमार्टम करना शुरू कर देते हैं। सोनिया देखो ये बहुत ज्यादा गलत है, तुम अपनी इस आदत को सुधार लो, नहीं तो तुम किसी बड़ी बीमारी का शिकार बन सकती हो। जी पवन जी, मैं ध्यान रखूंगी और अपनी आदत को बदलने की कोशिश भी करूंगी। इतना बोलकर दोनों वहाँ से चलना शुरू करते हैं और कुछ ही देर बाद दोनों घर आते हैं। वक्त बीतता जाता है। सोनिया अपनी इस नाखून खाने की आदत से खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, पर बेचारी की हर कोशिश बेकार होती है। ऐसे ही एक दिन वो कपड़े धोने जा ही रही होती है और जैसे ही वो पानी की बाल्टी में सर्फ डालकर हाथ से उसे मिक्स करने लगती है, तो वो चिल्लाकर बोलती है, अरे मेरे हाथ, लग रहा है बहुत, ये सिर्फ मेरे हाथों में चुभ रहा है, जलन हो रही है, मर गई मैं तो, हाय। इतना कहकर वो जल्दी से पानी की टूटी के नीचे अपना हाथ रखती है और हाथ धोने लगती है। तभी वहाँ शीना आती है और सोनिया को ऐसे मचलता देखकर उससे बोलती है, अरे बहू क्या हो गया तेरे हाथों में, ऐसे झटपटा क्यों रही है? दिखा जरा अपने हाथ। सोनिया जैसे ही अपनी सास को अपना हाथ दिखाती है तो शीना बोलती है, हाय बहू ये क्या हो गया तेरे हाथों को, नाखून कहाँ गए तेरे?
और ये कट कैसे गए इतना? बताती क्यों नहीं? साबुन चुभा होगा इनमें कितना। शीना के पूछने पर सोनिया उसे सारी बात बताती है कि आखिर किस तरह उसने नाखूनों को खा खा कर अपने हाथ की ये हालत की है। तभी शीना बोलती है, अरे बहू, तो पहले क्यों नहीं बताया तूने मुझे? माँ जी, मैंने बहुत ट्राई किया पर कोई भी उपाय काम नहीं आया। मेरी ये नाखून खाने की आदत जा ही नहीं रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मन तो करता है ना कि चाकू से अपनी उंगलियां ही काट लूं, ताकि ना उंगलियां होंगी ना नाखून होंगे और ना ही मैं इन नाखूनों को खाऊंगी। अरे नाना बहू, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देख, तेरी खामी यही है कि तू जब भी परेशान होती है या घबराती है तब ये सब करती है, और तू अपनी इस आदत के चलते परेशान होगी तो ये इस समस्या का हल नहीं है कि तू अपनी उंगलियों की बलि चढ़ा दे। मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद करूँगी। जब कभी तू चिंता में हो या घबरा रही हो तो ये मत सोचियो कि परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि ये सोचा कर कि उसे कैसे हल करना है। शीना सोनिया को वहाँ से ले जाती है और उसके हाथों के जख्मों पर दवाई लगाती है, जिसके बाद वो उसे कई बातें समझाती है। वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे सोनिया अपने मन पर और अपनी नाखून खाने की आदत पर काबू पाना सीख ही जाती है। साथ ही अब वो किसी भी प्रॉब्लम में पड़ने पर पैनिक ना होकर उसका हल निकाला करती, जिस वजह से उसका स्ट्रेस नहीं बढ़ता और ना ही वो नाखून खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।